हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और रीसेंट ट्रेंड सीरीज में आप सबका स्वागत है। रीसेंट ट्रेंड सीरीज का मतलब क्या है, जो कि अभी इलेक्ट्रिकल मशीन में चल रहा है कि पिछले 5 साल जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में क्वेश्चन आए हुए हैं और पिछले 2 साल जो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में आए हुए हैं इलेक्ट्रिकल मशीन से, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और विथ ब्रीफ समरी। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा समरी और ज्यादा क्वेश्चंस अगर देखना है तो एक रैंक बूस्टर कोर्स है, जी सेंटर का एप्लीकेशन पे जाके देखिएगा, 249 रुपीज में अवेलेबल होगा, उसको जाके परचेस कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने बहुत ही क्रैश कोर्स में थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा कराए हैं। ठीक है, यहां पर इस रिसेंट ट्रेंड सीरीज का मतलब है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो गेट में पूछे गए क्वेश्चन वही डिस्कस करेंगे और साथ में आपका समराइज वे में छोटा छोटा समरी भी आपको बता देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन में चल रहा है ट्रांसफार्मर में टॉपिक है ओसीएससी टेस्ट एंड इक्विवेलेंट सर्किट। तो जो कॉलेज में स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उनके लिए ओसीएससी टेस्ट एंड इक्विवेलेंट सर्किट बहुत ही क्या होता है, यादगार होता है, क्योंकि ये आप क्या करते हैं, अपने लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड उसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, तो अब देखिए ओसीएससी जो टेस्ट है, जनरली डायरेक्टली क्वेश्चंस अभी पिछले कुछ सालों में नहीं आए हैं डायरेक्टली क्वेश्चन। ठीक है, बट ये ओसीएससी टेस्ट के जो ऑब्जर्वेशन है या इसके जो पूरे के पूरे कंक्लूजन है, वो कहीं ना कहीं आपको नॉन गेट एग्जामिनेशन में तो भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। बट अगर ये वोल्टेज रेगुलेशन या एफिशिएंसी के साथ मैचअप हो गए, क्योंकि असल में ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमें लॉसेस भी देगा, तो लॉसेस है इसका मतलब एफिशिएंसी में भी काउंट हो सकता है। तो एफिशिएंसी वाले टॉपिक में मिक्स होके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डायरेक्टली नहीं पूछा गया कोई भी क्वेश्चन के टेस्ट, डायरेक्टली जो टेस्ट होता है, टेस्ट के ऑब्जर्वेशंस होता है, वो टेस्ट के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, खासकर एमसीक्यू एग्जाम में। बट इस टेस्ट के जो ऑब्जर्वेशन है, जो रिजल्ट है, उनसे दूसरे टॉपिक में मिक्सिंग होकर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने पूरे हमारे फुल कोर्स की प्लेलिस्ट अगर देखें तो इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। सबसे पहले हम लोगों ने लीकेज के बारे में देखा, उसका मॉडलिंग करा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ओपन सर, थोड़ा सा रिशफल हो गया है, 24 से 25 लेक्चर यहाँ पे आ गया है। रियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और उसका इक्विवेलेंट सर्किट बहुत ही डिटेल में, एक एक ब्रांच, एक एक रेजिस्टेंस, एक एक इंडक्टेंस किस तरीके से लगता है, किस लॉजिक से लगता है, उसके फेजर डायग्राम सब कुछ हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, उसके बाद देखा हम लोगों ने रेफरिंग पैरामीटर और इंपीडेंस मैचिंग, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से प्राइमरी में जब हम पैरामीटर शिफ्ट करेंगे तो किस तरीके से शिफ्टिंग होते हैं, किस तरीके से रेशियो या उसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद हमने देखा ओपन सर्किट टेस्ट, 2 लेक्चर में पूरा टेस्ट जैसे आप लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हो, बहु जो आप टेबल बना के अपनी रीडिंग्स फिलअप करते हो, उसी फीलिंग के साथ ये टेस्ट मैंने कराया है। ठीक है, और उसके बाद एसी टेस्ट भी किया है। इन दोनों टेस्ट करने के बाद हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कशन लेक्चर नंबर 30 में, लेक्चर नंबर 31 में बहुत ही थ्योरेटिकल, जो कि कॉन्सेप्चुअली आपको काफी मदद करेंगे चीजों को सीखने में, और जो क्वेश्चंस का ट्रेंड होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराए हैं। तो ये फुल वर्जन है। जो लोग अभी अपना तैयारी बिगनिंग में है तो ये लेक्चर कभी देख रहे हो और या फिर 3rd ईयर में गेट दे रहे हो, तो ये पूरा का पूरा लेक्चर सीरीज जरूर देखिएगा। 250 लेक्चर्स के अंदर पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत अच्छे से कवर किया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे शॉर्ट समरी वाले वर्जन पे। रिसेंट ट्रेंड स्टाइल में करते हैं हम लोग ओसीएससी को परफॉर्म। चलिए, ये है इक्विवेलेंट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट, और यहां पर मैं एक चीज मिस कर दिया हूं, टर्न रेशियो N1 और N2। ठीक है, चलो अब एक एक करके मैं फटाफट ब्रीफ में आपको बता देता हूं। इनको बोलते हैं हम लोग शंट ब्रांच पैरामीटर। मुझे पता है जो लोग देख रहे होंगे उनको सब चीजें पता है, बट मेरा काम है थोड़ा सा रिवाइज कराना। ठीक है, इसको बोलते हैं शंट ब्रांच पैरामीटर, इनको बोलते हैं सीरीज ब्रांच पैरामीटर। ये हमारा V1 वोल्टेज है, ये V2 वोल्टेज है। अगर मैंने सप्लाई इधर से दी तो ये प्राइमरी बन जाएगा और ये हमारा सेकेंडरी बन जाएगा। सप्लाई इधर से दूंगा तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी बन जाएगा। फिर आगे चल के हम लोग LV-HV में डीलिंग करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी में डीलिंग नहीं करते, क्योंकि सोर्स के बेसिस पे प्राइमरी सेकेंडरी बदल जाता है। बट LV-HV हमारे क्या रहते हैं, फिक्स, लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद देखें V1, ये हमारा, अगर मैं सप्लाई इधर से मान लो तो V1 सप्लाई वोल्टेज, दैट इज ये इनपुट करंट I1। फिर यहाँ पे I0 का करंट इधर जाता है शंट ब्रांच में, और ये करंट वापस से IM और IW में डिवाइड होता है। उसके बाद ये I1 डैश और ये I2 डैश, ठीक है, लोड साइड का करंट। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे I1 डैश की जगह बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे टीचर्स I2 डैश भी पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नोटेशंस आप I1 डैश या I2 डैश कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमने फुल वर्जन में हमारा I1 डैश यूज किया है। ये प्राइमरी साइड का आपका इंड्यूस ईएमएफ, ये आपका सेकेंडरी साइड का इंड्यूस ईएमएफ।
ठीक है। R1X1 R2X2 ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंसेज है, ठीक है। इनके अंदर लीकेज भी हो चुका है और लीकेज का मैंने पूरा मॉडलिंग बताया है, ठीक है। चलिए इसको बोलते हैं जनरली, देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, इस शंट ब्रांच में कंफ्यूज होता है। बहुत सारे लोग ये सोच के चलते हैं कि ये सर हिस्टेरिसिस लॉस देगा और ये एडी करंट लॉस देगा, है ना। अब हैरान मत होइए, बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या ऐसा सोचते हैं, बिल्कुल बहुत स्टूडेंट सोचते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो इंडक्टेंस है ये है आपका मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, जो कोर को मैग्नेटाइज करने में हमारा स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी जा रहा है, उस मैग्नेटिक एनर्जी को हम लोगों ने सिंबलाइज किया है। देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, पूरा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज, कोई भी चीज को हमें इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो तीन चीजें हमारे पास, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस कहां होगा, जहां लॉस आएगा वहां हम रेजिस्टेंस लगा देंगे। इंडक्टेंस कहां लगाएंगे, जहां मैग्नेटिक एनर्जी की बात आएगी वहां इंडक्टेंस का यूज कर लेंगे। और कैपेसिटेंस कहां लगाएंगे, जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात होगी, पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, तो हम लोग क्या लगा देंगे, कैपेसिटेंस लगा देंगे। तो यहां पे कोर में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है, इस वजह से इंडक्टेंस सिंबल। और ये लाइन क्यों खींची है, क्योंकि अगर आपका आयरन या आयरन से बने कोई भी डिफरेंट आयरन के ही अलॉय या उस तरीके के जो मटेरियल है उसके लिए ये हम लोग यूज करते हैं। ये लाइन जो बना देते हैं इसका मतलब ये कौन सा है, आयरन कोर, क्या इंडक्टेंस सिंबलाइज है, ठीक है। और क्वेश्चन करते टाइम पे जरूरी नहीं कि लगाएं आप, ठीक है, ऐसे बता दिया है मैंने। देखो इसलिए यहां पर भी मैंने लाइन बनाई है क्योंकि ये आयरन कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो ये बता दिया सारा का सारा। अब देखिए क्या हो रहा है कि, और अच्छा यहाँ पे ये RW क्या है ये तो बता दी मैंने मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, ये RW है कोर लॉस कंपोनेंट। कोर लॉस के अंदर हिस्टेरिसिस और एडी दोनों के दोनों इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है, समझ में आया। चलो अब मैं फटाफट ब्रीफ कर देता, अच्छा ये बता देता हूं कैसे परफॉर्म होता है शॉर्ट में, है ना, 1 मिनट के अंदर पूरा बता देता हूं। LV और HV हम लोग जनरली OCSC टेस्ट HV या LV किसी भी साइड परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी साइड परफॉर्म कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये पूरे के पूरे टेस्ट हमारे किस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की, वोल्टमीटर, एमीटर, वॉटमीटर किस तरह के अवेलेबल है, किस तरह की सप्लाई अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप कहीं पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। बट फिर भी हम लोग प्रिफर करते हैं कि OC टेस्ट जो है वो LV साइड कंडक्ट हो। LV साइड कंडक्ट होने का मतलब है कि जो हम सप्लाई देंगे वो हम लोग LV साइड में देंगे और जो आउटपुट रहेगा उसको ओपन सर्क्यूट रखेंगे, क्योंकि ओपन सर्क्यूट टेस्ट है, नाम से ही पता चल रहा है ओपन रखना है। सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन है, मतलब HV हमारा क्या रहेगा, ओपन रहेगा। उसके बाद इस वोल्टेज को हम लोग यहां पे क्या रहेगा, ऑटो ट्रांसफार्मर रहता है, तो इसको हम लोग वोल्टेज को रेटेड वोल्टेज तक ले जाते हैं और रेटेड वोल्टेज पे ले जाके ये जो हमारे यहाँ पे जो मीटर लगे रहेंगे, यहाँ पे लगा रहेगा वोल्ट मीटर, यहाँ पे एमीटर और इसके बगल में वॉट मीटर, उनकी रीडिंग को नोट करते हैं, ठीक है। और OC टेस्ट से क्या ऑब्जर्वेशन लेते हैं हम लोग, क्या रिजल्ट लेते हैं, टू फाइंड आउट शंट ब्रांच पैरामीटर। ये जो शंट ब्रांच पैरामीटर है इनको हम फाइंड आउट करेंगे। ऑल्सो वी विल फाइंड टर्न रेशो और शंट ब्रांच पैरामीटर फाइंड करते हैं। दूसरा क्या फाइंड करते हैं, कोर लॉस। दूसरा क्या फाइंड करते हैं, कोर लॉस। कोर लॉस के अंदर क्या आ जाते हैं, कोर लॉस के अंदर हिस्टेरिसिस और एडी करंट दोनों आ जाते हैं। बट यहाँ पे अलग अलग मेजरमेंट नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ कोर लॉस, ये जो वॉट मीटर लगा रहेगा ये हमें कोर लॉस देगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट को रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे ही परफॉर्म करना है, बिकॉज ये जो शंट ब्रांच पैरामीटर है इसका जो नेचर होता है वो नॉन लीनियर होता है। अब इसके पीछे की पूरी कहानी वो मैंने फुल कोर्स में बता रखी है कि लीनियर और नॉन लीनियर के मतलब, इसलिए रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी पे क्यों करते हैं, क्योंकि ये नॉन लीनियर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए प्रीफर्ड एट LV साइड बता दिया। लो पावर फैक्टर मीटर, बहुत जरूरी बात, यहां पर ओपन सर्क्यूट टेस्ट में जो हमें पावर फैक्टर मिलता है, देखो ओपन हो गया तो सेकेंडरी तो क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया, सेकेंडरी करंट तो हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो सेकेंडरी करंट जीरो हो गया तो पूरा प्राइमरी की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो इनपुट पावर फैक्टर है वो काफी पुअर होता है। इनपुट पावर फैक्टर पुअर होने की वजह से यहां पे जो वॉट मीटर यूज करते हैं वो लो पावर फैक्टर मीटर यूज करते हैं, क्योंकि हमें यहां पे लो पावर फैक्टर मिलता है, जिसकी रेंज भी अगर मैं बताऊं तो 0.2 से 0.3 लैगिंग नेचर मिलता है, ठीक है। चलिए तो इतना सारा ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये जो मीटर्स है,
ये जो आपका वोल्ट मीटर है, वॉट मीटर, एमीटर, ये कहाँ कहाँ कनेक्ट होते हैं? यहाँ पर वोल्ट मीटर कनेक्ट होते हैं। इमेजिन कर पा रहे होंगे अगर पढ़ा होगा तो। वॉट मीटर यहाँ पे लगाते हैं, एमीटर यहाँ पे लगाते हैं। इसकी रीडिंग को ऑटो ट्रांसफार्मर से बढ़ाते रहते रेटेड वोल्टेज पे ले जाएंगे, ठीक है, रेटेड वोल्टेज पे ले जाएंगे। इसकी रीडिंग नोट करेंगे, वॉट मीटर कितनी रीडिंग दे रहा है वॉट के फॉर्म में, और ये जो एमीटर यहाँ पे लगा है ये कितनी रीडिंग दे रहा है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर यहां पर आपने एमीटर यहां लगा रहे हो और करंट की रीडिंग तो आई नॉट लिख रहे हो, I1 लिखिए ना सर, है ना, ऐसा डाउट आ सकता है। तो इसका आंसर है आपका कि जब हम ओसी टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो I1 असल में कितना होता है हमारा। अगर मैं I1 की बात करूं, थोड़ा सा डिफरेंट वो ले लेता हूं। अगर मैं I1 की बात करूं तो I1 अगर मैं देखूं तो I0 प्लस I1 डैश, है ना, वेक्टोरिकल सम। तो ये जो है, क्योंकि चूंकि ये हमारा सेकेंडरी साइड में तो जीरो करंट I2 जीरो है, तो इसका ही रिफ्लेक्टेड वर्जन ये होता है I1 डैश, तो ये बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। बहुत स्मॉल होने की वजह से ये I1 अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा आपका I0 के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा करंट रहेगा, ठीक है। अब इसका मतलब है कि सर अगर अप्रोक्सीमेटली कुछ तो करंट होगा, बिल्कुल होगा, कुछ स्लाइट अमाउंट तो करंट रहेगा ही रहेगा, है ना। अब देखिए इसका मतलब है कि अगर करंट है और रेजिस्टेंस भी सर एग्जिस्ट करेगा तो क्या कॉपर लॉस भी होंगे? ओसी टेस्ट में कॉपर लॉस होंगे? जी हाँ, बिल्कुल होंगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि कोर लॉस में सिर्फ और सिर्फ कोर लॉस निकलते, नहीं, कॉपर लॉस भी होते हैं, बट उसका परसेंटेज इतना कम होता है कि कोर लॉस के सामने वो काफी नेग्लिजिबल है। अगर मैं बोलूं कि 300 या 200 वॉट अगर कोर लॉस हो रहे हैं और 1 वॉट क्या हो रहा है आपका कॉपर लॉस हो रहा है, तो वो तो उसके आगे क्या है, नेग्लिजिबल है। तो कॉपर लॉस जरूर होते हैं बट वो नेग्लिजिबल होते हैं, उसका अमाउंट काफी कम होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने फुल कोर्स में बताई है और उसका रीजन भी बताया कि जो आपका नो लोड करंट है, इसको बोलते हैं एक्साइटिंग करंट भी बोलते हैं, नो लोड करंट भी बोलते हैं, ये 2 to 6% ऑफ फुल लोड करंट होता है। कितना होता है? 2 to 6% ऑफ फुल लोड करंट होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन मैंने ओसी टेस्ट के आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूं, फिर अभी हम लोग पैरामीटर भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे लगा देता, अरे नहीं, चलो इसको मैं यहां से उठा के, चलो ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या रीडिंग है ये देख लेते हैं ना। ये जितने भी हमारे ये मीटर से ये सारे के सारे अब हमें रिजल्ट देंगे। चलो जब हम लेबोरेटरी में इसको कंडक्ट करेंगे, और हमने क्या किया, जब ये सब के सब हमारे नेग्लिजिबल है, सीरीज ब्रांच पैरामीटर अभी फाइंड आउट नहीं कर रहे, तो हम लोग यहां से हटा दिए हैं और इस तरीके से शंट ब्रांच पे ही हमारा कॉन्सेंट्रेशन है पूरा का पूरा। इसका मतलब ये नहीं कि R1 X1 होते नहीं है, होंगे R1 X1 होंगे, बट उसके सामने जब हमारे जो सीरीज ब्रांच में मतलब कॉपर लॉस काफी कम आ रहे हैं, इस वजह से उससे रिलेटेड सारी चीज भी हम लोगों ने सीरीज वाली हटा दी है। ये डायग्राम आपको याद रखना है। अब देखो यहां पे क्या क्या होगा, यहां पे आप बहुत अच्छे से देखोगे तो ये हमें वोल्टमीटर की रीडिंग देगा, यहाँ पे वोल्टमीटर रीडिंग, ये एमीटर रीडिंग, और ये हमारा वॉटमीटर रीडिंग, ठीक है, वॉटमीटर रीडिंग। तो यहां से आपको क्या क्या चीजें पता चल जाएगी वो देखिएगा बड़े ध्यान से। यहां से थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, है ना। ये वोल्टेज है तो यहां पर भी क्या होगा, यही वोल्टेज V1 होगा, यहां पर भी क्या होगा, यही वोल्टेज V1 होगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, RW और XM फाइंड आउट करना है, RW और XM फाइंड आउट करना है। अब आप बताओ कि ये जो वॉटमीटर है ये क्या कर रहा है, हमें लॉस प्रोवाइड कर, कोर लॉस प्रोवाइड कर रहा है। जब ये कोर लॉस प्रोवाइड कर रहा है अगर, है ना, नो लोड लॉस या कोर लॉस एक ही बात है ना, याद बताया ना मैंने पिछले क्लास में भी। तो ये वॉटमीटर, इस इंडक्टर में तो कोई भी लॉस हो नहीं रहा होगा, वोल्टेज लॉसेस तो इसमें होगा नहीं, इस किसमें होगा, सिर्फ और सिर्फ पूरा पूरा लॉस इसमें होगा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो W है इसके अंदर जो लॉस होगा वो लॉस होगा, अगर मैं शंट में, ये देखिए क्या है असल में, पैरेलल RL सर्क्यूट है, पैरेलल RL सर्क्यूट है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय RW लिख सकता हूं, V स्क्वायर बाय R पावर, है ना। और ये हमारा वॉटमीटर का रीडिंग दे रहा है, और V1 भी पता है, ये भी पता है, तो RW तो निकालना बड़ा आसान है। यहां से RW कैसे आ जाएगा, V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय W। दोनों मीटर्स की रीडिंग पता है हमें, दोनों मीटर की रीडिंग पता है, RW निकल गया। जब RW निकल गया, वोल्टेज पता है, RW पता है, तो IW भी तो निकल जाएगा। IW कितना हो जाएगा, V1 डिवाइडेड बाय नॉट IW, V1 डिवाइडेड बाय RW। तो इसका मतलब है कि ये हमारा कोर लॉस ब्रांच वाला जो करंट है वो भी निकल आया। सिंपल था। उसके बाद अगर देखें
आई नोट पता है, ये करंट पता है, तो आई एम निकालना आसान है, क्योंकि आई नोट असल में है क्या, आई नोट अगर वेक्टोरिकल देखें तो ये हमारा आई डब्ल्यू प्लस आई एम है, ठीक है। और इसको जब हम उसमें करेंगे पैरेलल आरएल सर्किट, आपको नेटवर्क थ्योरी का पता ही होगा, तो ये हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये हो जाएगा हमारा आई नोट और आई डब्ल्यू। तो इस तरीके से इन दोनों को रीडिंग को रखोगे तो आई एम मैग्नेटाइजिंग करंट हमें पता चल जाएगा। मैग्नेटाइजिंग करंट पता चल गया तो अब हमें अगर यहाँ पे ये करंट पता है, वोल्टेज पता है, तो एक्सएम निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, तो V1 डिवाइडेड बाय आई एम। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सएम भी निकाल लिया और RW भी निकाल लिया। तो 3 मीटर की हेल्प से हम लोगों ने RW और XM दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। शंट ब्रांच पैरामीटर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। और सीधी सी बात है, जब यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा लोगे, फिर इधर भी वोल्ट मीटर अगर ये लगा लोगे, तो इन दोनों का रेशो हमारा 10 रेशो के आसपास दे देगा। तो वो सारी बातें मैंने फुल कोर्स में आपको ऑलरेडी सारी चीजें बता रखी है। मजा आया पूरे इसमें? तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म हो गया। आप ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, फेजर के फॉर्म में, है ना, क्योंकि कई बार आपको फेजर के फॉर्म में भी चीजें पता देखो बहुत आसान है, देखिएगा ध्यान से। सपोज करो यहाँ पे मैं जब फेजर बनाऊं तो ये बनता है हमारा फ्लक्स, ये एनडीजी में, और ऊपर जाके माइनस V1 में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे, है ना, पूरा मैं फेजर नहीं बना रहा हूँ, देखिएगा ये जो आई नोट है, ये आई नोट कुछ इस तरीके से हमें मिलता है। अरे ज्यादा हो गया, उधर चले गया, है ना, ये आई नोट करंट कुछ इस तरीके से मिलता है, आई नोट करंट। तो इसमें इस आई नोट करंट के ये जो एंगल होगा, है ना, ये जो एंगल होगा दैट इज थीटा नोट। एंगल क्या होगा? थीटा नोट। मैं थोड़ा सा जूम करके बता देता हूं आपको, थीटा नोट। तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, इसके 2 कंपोनेंट होता है, एक तो ये कंपोनेंट और ये एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, आई डब्ल्यू। और ये कंपोनेंट होगा जो फ्लक्स की लाइन में होगा, वो होगा आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आई डब्ल्यू को ऐसा लिख सकता हूं क्या कि ये है आई नोट कॉस थीटा नोट, आई नोट कॉस थीटा नोट बोल सकते हैं। और आई एम को क्या ऐसा लिख सकते हैं कि आई नोट साइन थीटा नोट, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, वोल्टेज और करंट दोनों अगर एक ही लाइन में है, फेजर है ना ये, तो वोल्टेज का फेजर और करंट का फेजर एक ही लाइन में, देखिए क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, RW रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल। और अगर इस वोल्टेज से ये करंट IM लैग कर रहा है 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, इंडक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो देखो रेजिस्टेंस इंडक्टेंस दोनों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे फेजर के फॉर्म में भी दिख रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ कि अगर मुझे यहाँ पे ये पावर दे दें थोड़ी देर के लिए, पावर P लिखना हो, मुझे क्या लिखना हो, P लिखना हो, तो P यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एक्टिव पावर अगर मुझे लिखना है तो V1I, है ना, V1 और IW क्या है, I नॉट, ऐसा लिख सकता हूं V1 इंटू IW। और नेक्स्ट स्टेप में V1 IW क्या है यहाँ पे, I नॉट कॉस थीटा नॉट। तो इसका मतलब है कि कॉस थीटा नॉट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा नॉट असल में पावर, पावर मतलब वोल्टेज, तो वॉट मीटर रीडिंग है हमारे पास V1 और I नॉट। तो देखो तीनों रीडिंग से हमारा पावर फैक्टर भी निकल आया। कॉस थीटा क्या है, पावर फैक्टर ही तो है। ये 3 मीटर की रीडिंग की हेल्प से हमने पावर फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये काफी लो आता है। मजा आया क्वेश्चन में, नॉट क्वेश्चन, आपको कॉन्सेप्ट में मजा आया होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशन है ना, बहुत ही डिटेल वर्जन में एक एक चीज को अच्छे से समझाया है, मैंने यहाँ पे समराइज फॉर्म में बता दिया है। अब जल्दी से चलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट की तरफ। चलिए, तो अब करेंगे हम लोग शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट। अब शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट में क्या होता है, देखिएगा, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं। अगेन LV और HP रहेगा, तो हम लोग जो सप्लाई देंगे वो HV साइड से दे देंगे, और LV वाइंडिंग को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। अगेन मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि OCSC टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप किसी भी साइड से परफॉर्म कर सकते हैं, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हो तो। बट फिर भी हम लोग हमारी लेबोरेटरी के हिसाब से अगर देखें तो हम प्रीफर करते हैं HP साइड में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सप्लाई जो है HP साइड में देंगे, और यहाँ पे जो हमारा वाइंडिंग शॉर्ट करेंगे वो हम लोग LV साइड का शॉर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब शॉर्ट सर्क्यूट कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे आपका ये शॉर्ट सर्क्यूट करंट फ्लो करेगा, शॉर्ट सर्क्यूट करंट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो भी गिवन ट्रांसफार्मर है उसका फुल लोड करंट निकालेंगे। फुल लोड करंट निकालने के बाद देखेंगे कि अगर ये हमारा ISC और फुल लोड करंट अगर बराबर है ना, देखो हम सबसे पहले इस टेस्ट को परफॉर्म, और देखिए आप जब लैब में रहोगे ना, और थोड़ा सा अगर रह चुके हो
तो आप थोड़ा सा याद करिए कि जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है ना, तो जो हमारा लैब असिस्टेंट होता है ना, वो वहीं के वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि बहुत डेंजरस होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्यों डेंजरस होता है? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट मजाक मस्ती में क्या करते हैं, कॉलेज में तो बहुत मस्ती करते हैं आप, तो मजाक मस्ती में ऑटो ट्रांसफार्मर को यूं घुमा देते हैं, और यूं घुमाने के चक्कर में वो सारा का सारा वहां पे अगर हाई करंट फ्लो कर गया, आपका ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यहां पे सबसे पहले ट्रांसफार्मर का रेटेड करंट फाइंड आउट करना है। रेटेड करंट फाइंड आउट करने के बाद सपोज करो आपका रेटेड करंट कोई भी रहा हो, XYZ 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 150 एम्पेयर, 200 एम्पेयर, जो भी रहा हो, तो आप यहां से वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाएंगे और इधर देखेंगे कि वो हमारा फुल लोड करंट के बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जैसे ये शॉर्ट सर्किट करंट हमारा फुल लोड करंट के बराबर आ जाएगा, उस टाइम पर हम लोग इस V1 की रेटिंग को नोट कर लेंगे, और ये V1 की रेटिंग हमें दे देगा VSC। इसको क्या बोल देंगे, वोल्टेज एट शॉर्ट सर्किट, है ना, VSC बोल देंगे, इसको डिनोट करते हैं VSC से। और अगर हमने फुल करंट फ्लो करा के इस वोल्टेज को नोट किया, तो ये हो जाएगा VSC एट फुल लोड, VSC करंट एट फुल लोड। इसका मतलब है कि ये वो वोल्टेज है जहां पर हमने शॉर्ट सर्किट करंट, जो कि किसके बराबर है, फुल लोड के बराबर है, वो लिया है। अगर मान लो फुल लोड के बराबर नहीं किया, सपोज करो 10 एम्पेयर फुल लोड है, आपने 8 एम्पेयर तक ही फ्लो कराया और ये V1 को नोट कर लिया, उस टाइम पे ये फुल लोड आपको नहीं लिखना है, क्योंकि फुल लोड तो फ्लो ही नहीं करा है ना, आपने फुल लोड के पहले ही शॉर्ट सर्किट करंट 8 एम्पेयर ले लिया, और यहां पे तो VSC जो होगा उस टाइम पे फुल लोड नहीं होगा, वो किसी अदर लोड पे होगा, फुल लोड से थोड़ा सा कम रहेगा, हो सकता है 75%, 80%, 85% लोड ही अप्लाई किया, क्योंकि यहां पे आपने फुल लोड करंट फ्लो नहीं करा है ना। तो इसीलिए ये जो वोल्टेज होता है ना, ये वोल्टेज जो है आपकी जो लेबोरेटरी है उसके, सॉरी, जो आपका ये है, तो वहां पर ये रहेगा तकरीबन आपका ये रहेगा 6 to 12% ऑफ V रेटेड। और आप कहां पे कर रहे हो उसको, HV साइड में परफॉर्म करो, तो HV साइड में जितना वोल्टेज है उसका 6 से 12% ही रहेगा, है ना, उतने पे ही आपका VSC फुल लोड आ जाएगा। समझ में आया पूरा का पूरा? तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि एससी टेस्ट क्यों करते हैं, टू फाइंड द सीरीज ब्रांच पैरामीटर। ये सीरीज ब्रांच पैरामीटर जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज है एट एनी करंट लेवल। अभी मैंने बताया कि ये क्या है, आपके लीनियर है, ये नहीं बताया, मतलब बता रहा हूं कि ये सीरीज ब्रांच पैरामीटर क्या होते हैं, लीनियर पैरामीटर होते हैं, और ये होता है नॉन लीनियर। ये नॉन लीनियर था, इसी वजह से हमें रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी अप्लाई करना पड़ रही थी पिछले टेस्ट में, बट यहां पर ये दोनों की दोनों क्या है, लीनियर है, इस वजह से इसको हम किसी भी करंट लेवल पे मेजर कर सकते हैं। मतलब फुल लोड नहीं होगा, 10 एम्पेयर मान लो फुल लोड है और 8 एम्पेयर ही आपने फ्लो कराया, उसी टाइम पे रीडिंग नोट कर ली और उससे फिर आपने पैरामीटर फाइंड आउट किया, तब भी आपके पैरामीटर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये पैरामीटर क्या है, लीनियर रिजल्ट दे रहे हैं, है ना। समझ में आ गया? चलो, बाकी फुल वर्जन में मैंने बहुत डिटेल में बताया। तो इसका मतलब है कि यहां पर हम किसी भी करंट लेवल पे जा सकते हैं। दूसरा है प्रीफर्ड एट एचवी साइड, मैंने बता दिया, अवेलेबिलिटी ऑफ। और दूसरा है कॉपर लॉस। अब देखिए कॉपर लॉस को डिनोट करते हैं WCU से, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपने ये VSC उतना दिया है जितना फुल लोड करंट या रेटेड करंट फ्लो हो रहा है ना, ISC करंट या फिर रेटेड करंट, एक ही बात है, सारे के सारे एक ही चीज है, इतना ही रेटेड फुल लोड करंट के बराबर आपने फ्लो करा दिया, उस टाइम पे VSC, देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, ये वोल्ट मीटर लगाएंगे, एमीटर लगाएंगे, यहां पे वोल्ट मीटर, एमीटर भी 2 लगा देंगे, इधर का और इधर का, दोनों साइड का रीडिंग नोट कर लेते हैं, और यहां पे वॉट मीटर लगा देंगे। तो जो वॉट मीटर है, वॉट मीटर हमें क्या देगा, वॉट मीटर वो वोल्टेज, वो लॉसेस देंगे जिसके ऊपर आपने लोडिंग करी है। अगर आपने फुल लोडिंग करी है, उधर जो करंट है सेकेंडरी साइड में, जो सेकेंडरी साइड का जो करंट है वो अगर आपने फुल लोड फ्लो कराया है, तो ये VSC भी क्या होगा, फुल लोड होगा, तो WCU भी क्या होगा, फुल लोड होगा। और अगर आपने कोई फुल लोड से भी कम वाला फ्लो कराया, उसके नीचे हाफ है, मतलब 50% ही लोडिंग करी, 50% लोडिंग का मतलब अगर 10% फुल लोड है तो उसका आधा 5 एम्पेयर फ्लो करा, मतलब हाफ लोड पे, तो VSC भी क्या होगा, हाफ लोड पे, WCU भी क्या होगा, हाफ लोड पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। अच्छा, आपका होगा दूसरा क्वेश्चन कि सर ये आई नोट करंट क्या होगा, ये नेग्लिजिबल होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। ये जो करंट फ्लो होगा इधर से यहां से शॉर्ट सर्किट में, तो इन करंट के मुकाबले आई नोट करंट क्या है, नेग्लिजिबल रहेगा, इस वजह से इसको हम लोग हटा देते हैं। क्यों रहेगा नेग्लिजिबल, सबके सब मैंने यहाँ वहां पे फुल कोर्स में बताया है। अच्छा, आपका फिर क्वेश्चन होगा सर शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कोर लॉस होगा क्या,
बिल्कुल होगा, बट उसका परसेंटेज काफी कम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो असल में देखिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो कौन कौन से मीटर हमें पता चल गए, है ना। मैं आपको मीटर्स के बारे में बता देता हूं। एक तो हमें ये हमारा VSC पता चल गया, और ये VSC अगर ये हमारा फुल लोड करंट फ्लो किया है अगर यहां पे, तो ये हमारा एट फुल लोड हो जाएगा। ये बात तो सही है। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, ये RE1 और XE1 है क्या, मैंने क्या किया, इसको तो नेग्लिजिबल कर दिया, तो ये पैरामीटर तो इधर ही थे। अब RE1 का मतलब है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी टोटल, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस को भी हमने इधर की साइड में रेफर कर दिया है। और रेफर के लिए आपको सबको याद ही होगा, बट फिर भी मैं यहां लिख देता हूं कि RE1 का मतलब यहां पर है ना, RE1 का मतलब यहां पे है R1 पहले से ही था, और R2 हुआ है रेफर, तो रेफर टू रेफर्ड फ्रॉम, रेफर टू रेफर्ड फ्रॉम का होल स्क्वायर, स्क्वायर लगाना मत भूलना, और आ जाएगा R2। ठीक है, सिमिलरली XE2 कितना हो जाएगा, नॉट XE2, XE1, X1 पहले से था और ये वाला रेफर हुआ है प्राइमरी पे, तो रेफर टू रेफर्ड फ्रॉम का स्क्वायर इनटू X2। ठीक है, ये पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। आप चाहें तो ये पैरामीटर उधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये सारा चीज हो जाएगा। उस केस में मैं इसको पूरे को कॉपी कर देता हूं, है ना। उस केस में आपका क्या हो जाएगा, देखिए उस केस में मैं क्या कर रहा हूं, ये सब हटा देता हूं। ठीक है, देखिएगा उस केस में XE2 और RE2 अगर हमें देखना है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा R2 X2 और R1 X1, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अरे अच्छे से कर देते हैं यार, कहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया यार, इतने में तो हम लिख डालते है ना। कई बार 2+2 हम लोग कैलसी में करके देख लेते हैं ना, कैलकुलेटर होने की वजह से छोटी कैलकुलेशन भी, तो स्मार्ट बोर्ड होने की वजह से छोटी छोटी चीजें भी हम लोग कॉपी पेस्ट करने का सोच लेते हैं, आलसी बना देती है टेक्नोलॉजी। चलिए खैर, ये वाला जो डायग्राम ध्यान रखना, ये आपको वोल्टेज रेगुलेशन में काफी काम आने वाला है। शॉर्ट सर्किट में ये वाला ज्यादा काम आएगा, ऐसा नहीं कि ये भी काम, शॉर्ट सर्किट में ये भी काम आ सकता है, उधर साइड रेफर करो और उस साइड के पैरामीटर हो जाएंगे। ठीक है, बट ज्यादातर 90% केसेस में हम लोग यही यूज करते हैं। चलिए, तो अब आपके पास क्या क्या पता है आपको, है ना, पैरामीटर सारे के सारे हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। VSC पता है। अब देखिए सिंपल ये क्या है, पिछले केस में पैरेलल RL सर्किट बना था, इस बार आपका सीरीज RL सर्किट बना है। तो ये तो नेटवर्क में हमने कई बार किया है कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम ये पैरामीटर तो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो करंट भी पता है, VSC भी पता है। क्या क्या पता है आपको, देखो VSC पता है, करंट फुल लोड करंट आपको पता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट सर्किट करंट बोल रहे हैं। फुल लोड करंट इक्वल टू I शॉर्ट सर्किट करंट, है ना, शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट ये पता है हमें सर। उसके अलावा क्या क्या पता है आपको, वोल्ट मीटर और वॉट मीटर, WCU फुल लोड। अब फुल लोड फ्लो कराया तो फुल लोड हमें पास, कॉपर लॉस भी है, सारी चीजें। अब मुझे बताइए कॉपर लॉस कहां जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं CU फुल लोड इक्वल टू ISC का स्क्वायर इनटू RE1, है ना। अब देखिए यहां पे ये फुल लोड होगा तो ये फुल लोड होगा, अगर ये 80% लोड पे होगा करंट, तो ये 80% लोड का ही वोल्टेज रहेगा, है ना। इस चीज का ध्यान रखना। वैसे मैंने बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस करवाए इसके अंदर। तो यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, यहां से आप RE1 फाइंड आउट कर सकते हो, क्या कि सर WCU फुल लोड डिवाइडेड बाय ISC, या फिर I फुल लोड, एक ही बात है, I फुल लोड दोनों मेरा बराबरी कर रखा था, RE1 आ गया। अब अगर R आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ गया, तो आपका रिएक्टेंस भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए इन दोनों को अगर मैं देखूं तो इसको मैं इंपीडेंस बोल सकता हूं, और यहां से अगर मैं देखूं तो इस वोल्टेज और करंट का जो रेशो है वो मुझे क्या देगा, ZE1, और ये हमारा ZSC भी बोल सकते हैं, शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस भी बोल सकते हैं, पूरा ये इंपीडेंस बन जाएगा। तो इसको निकालना है तो VSC डिवाइडेड बाय ISC का रेशो क्या हो जाएगा, ये हमारा, और फुल लोड पे है, एट फुल लोड पे होगा। तो देखिए यहां पर आपका देखो अदर देन लोड भी होगा, क्योंकि देखो लीनियर रिलेशन है वोल्टेज और करंट, ये वोल्टेज और करंट ये पैरामीटर लीनियर है अगर, तो आप यहां पर इसका जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर बनेगा। तो किसी भी वोल्टेज लेवल पे अगर आप वोल्टेज 2 टाइम्स कम होगा, हाफ होगा, तो ये भी हाफ हो जाएगा। हाफ लोडिंग 10 एम्पेयर से 5 एम्पेयर होगा तो ये वोल्टेज भी उसी रेशो में कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आपके रेशो पे डिपेंड, मतलब रेशो पे अंतर नहीं पड़ेगा, आपका इंपीडेंस नहीं बदलेगा, इंपीडेंस नहीं बदलेगा। ठीक है,
चलिए, तो अब रेजिस्टेंस आ गया, इंपीडेंस आ गया, तो रिएक्टेंस कैसे हो जाएगा? रिएक्टेंस आ जाएगा XC1 इक्वल टू ZE का स्क्वायर माइनस RE1। अब कोई पूछना मत कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया, है ना। नेटवर्क थ्योरी में RL सर्किट, सीरीज RL सर्किट पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और मशीन पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली नेटवर्क आप पढ़ के आए होंगे। तो ये पैरामीटर हमारे XC पैरामीटर, ये सब चीज पैरामीटर निकल गए हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? लोडिंग का खासा ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आए इसके शॉर्ट सर्क्यूट के, तो आपको ये पता करना है कि फुल लोड करंट है या नहीं है, क्योंकि फुल लोड नहीं होता, किसी अदर लोडिंग पे होगा, सारे पैरामीटर्स के वेरिएशंस बदल जाएंगे। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था कि डायरेक्ट क्वेश्चन OCSC से नहीं आए हैं आज तक, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन OCSC से नहीं आए, बट ये किसी के साथ मिक्स जब हो जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक है। बट जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है उसमें 2021 में एक क्वेश्चन आया है, और वो क्वेश्चन देखने में तो हम बिना ट्रांसफॉर्मर के भी कर सकते हैं, उसको नेटवर्क के नॉलेज से भी कर सकते हैं, बट प्योरली वो मशीन ओरिएंटेड या ट्रांसफॉर्मर ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा है, उसी टेस्ट का उसमें नॉलेज लगा है, ठीक है। बाकी एक भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल ब्रांच में देखने को नहीं मिला पिछले 3-4 साल 5 साल में, ठीक, 5 साल में तो नहीं मिला है एटलीस्ट। और मैंने, अगर आपको इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो ऑलरेडी फुल कोर्स रैंक बूस्टर में मैंने काफी क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ रिसेंट ट्रेंड सीरीज तक ही बोल सकता हूं कि वहीं तक मैं स्टॉप हूं। रिसेंट ट्रेंड सीरीज का जो मतलब मकसद, फिर देखिए मेरा मन भी होता है कि 3-4 क्वेश्चन और करा दे, बट वो ऑलरेडी मैंने अलग अलग जगह पे, क्योंकि सीरीज जो मैंने चालू करी है उसका भी मुझे ध्यान रखना है कि रिसेंट ट्रेंड में मुझे सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 साल के क्वेश्चन क्विक तरीके से करवाने हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे जो ऑलरेडी फुल कोर्स भी पढ़ चुके हैं, रैंक बूस्टर भी पढ़ चुके हैं, तो उनको एक थोड़ा सा रिवीजन टाइप चीजें चाहिए था, इस वजह से मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। जो पिछले 5 साल के गेट के क्वेश्चन है वही डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। उसमें से भी मैंने तकरीबन 2-3 साल के तो ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स में अवेलेबल ही होंगे, लेटेस्ट 2 ईयर के शायद नहीं होंगे, तो उन्हीं को मैं यहाँ पे भी कवर कर दे रहा हूँ। तो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत जबरदस्त है, मजा आएगा। कॉमन सेंस लगा दोगे, कॉन्सेप्ट लगा दोगे तो उसका आंसर डायरेक्टली दिखेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज अ मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस ऑफ 250 मिली हेनरी एंड अ कोर लॉस रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम। रेफर टू प्राइमरी साइड, है ना, ध्यान से पढ़ना। When excited with a 230 volt 50 hertz sinusoidal supply at the primary side, the power factor of the input current drawn with secondary on open circuit. Secondary क्या है आपका? Open circuit है, is rounded off to 2 decimal places. इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच गेट 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको क्या दे रखा है, ये आपको शंट ब्रांच में, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग इसको रेजिस्टेंस इंडक्टेंस देख के सीरीज में ड्रॉ कर देते हैं, नहीं, आपको क्या दे रखा है, मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस। मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। तो मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस भी यही होगा ना। और ये हमारा क्या है, लॉस। कौन सा लॉस? ओपन सर्किट में कोर लॉस होगा, तो ये आपका लॉसी पार्ट है। तो यहाँ पे लिख भी रखा है कोर लॉस रेजिस्टेंस दैट इज 300 ओम, और इंडक्टेंस कितना है, 250 मिली हेनरी। ये आपका इंडक्टेंस दे रखा है। प्राइमरी साइड सप्लाई कितना दे रखा है यहाँ पे, 230 वोल्ट दे रखा है आपको सप्लाई, 50 हर्ट्ज। द पावर फैक्टर ऑफ द इनपुट, अब आपको पावर फैक्टर निकालना है, मतलब आपको ओपन सर्किट, और कहां पे, ओपन सर्किट टेस्ट के टाइम पे, ये दैट इज ओपन सर्किट, पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर मतलब कि cos थीटा नॉट निकालना है, ठीक है, जो कि अभी हम लोगों ने ओपन सर्किट टेस्ट में ऐसा फाइंड किया था ना, I1 इंटू इस तरीके से। और मैंने क्या बोला था, ओसी टेस्ट में जो पावर फैक्टर होता है वो काफी पुअर होता है, जिसका रेंज मैंने आपको क्या बोला था कि रेंज इसका आएगा 0.2 से लगा के 0.3 लैगिंग, काफी पुअर होता है ये, ठीक है। ये ऑलरेडी हमें पता है। तो क्या सर इसका आंसर तो हम डायरेक्टली पुट कर दें क्या? अगर आपके पास 30 सेकेंड ही और कैलकुलेट करने का टाइम नहीं और तुक्का मारना है, तो आप तुक्का भी लॉजिकल तरीके से मार सकते हैं। आप 0.2 और 0.3 के बीच में अगर आपको पता है कि इसकी वैल्यू आएगी, तो आप अगर इसका 0.5 या बीच का कुछ भी लगा दिया आपने, आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आंसर भी वही आएगा। तो लॉजिकल, देखिए मैं इलेक्ट्रिकल में बार बार ये चीज बोलता हूं कि आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपको कम से कम आंसर किस रेंज में फॉल होगा, किस तरीके से आएगा, ये ऑलरेडी पता रहेगा। एग्जैक्ट आंसर तो नहीं बोलूंगा, बट उसका ये पता जरूर रहेगा कि ये किस रेंज में आएगा। मतलब गलत आंसर भी किसी कैलकुलेशन एरर की वजह से गलत निकाल दिया तो आपको तुरंत पता चलेगा ये गलत निकला है। तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर
सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सिंपल आपको पास पैरेलल आरएल सर्क्यूट है और आपको यहाँ पे पावर फैक्टर अगर निकालना है तो W0 V1 इनकी रेटिंग तो है नहीं, तो आप सिंपल यहाँ से पावर फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। मैंने बताया था कि पैरेलल साइड में, पैरेलल में पावर फैक्टर का फॉर्मूला नेटवर्क में बताया था cos थीटा इक्वल टू G/Y, बताया था G/Y, बिल्कुल। G क्या है आपका, ये आपका रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस 1/G कितना होता है 1/R, ठीक है, और Y निकाल देंगे, इसका एडमिटेंस निकाल देंगे, तो यहाँ पे G तो हमें पता चल जाएगा तुरंत ही कि 1/R क्या है आपका G है, तो इसका मतलब है कि G आ गया 1/R, इसका मतलब है कि 1/300, ये हो गया G। Y अगर निकालना है तो देखिए इंडक्टेंस है तो इसको रिएक्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिएक्टेंस का मतलब है कि ओमेगा एल, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो हमारा ये है एडमिटेंस है, तो एडमिटेंस क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1/XL, ठीक है, तो ये एडमिटेंस हो गया, एडमिटेंस हो जाएगा 1/R मतलब 1/300, जो कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे वही आ जाएगा, और 2πf50 इंटू इंडक्टेंस कितना है, इंडक्टेंस आपका 250 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। इसको जब सॉल्व कर लोगे, और अच्छा इसको अगर और थोड़ा सा अच्छे से लिखना है तो J के साथ लिख दो, है ना, JXL लिख दो, नॉट XL मतलब J ओमेगा लिख देना, है ना, XL इक्वल टू J ओमेगा L, तो यहाँ पे J के साथ में लिख देना। तो इसका मतलब है कि Y क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक रियल पार्ट आ जाएगा, रियल पार्ट आ जाएगा, और माइनस J, क्योंकि J नीचे है, J का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो एक आ जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट, और इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि कॉस पावर फैक्टर में हमें मैग्नीट्यूड ही चाहिए, तो मैग्नीट्यूड में ये जो रियल है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का जो भी इमेजिनरी जो था उसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा, और सिंपली आप सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना, है ना, मैं पुट करके नहीं बताऊंगा, ये देखो यहाँ पे 300 पुट कर दिया 1/300, और सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ y, ये जो भी आएगा यहाँ पे पुट करना, इसको डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा इसका 0.253 लैगिंग नेचर, ठीक है, देखो वही आंसर हमारा फॉल होगा। तो असल में क्वेश्चन तो कुछ भी ऐसा खास नहीं था इसमें, जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, यहाँ पे कैलकुलेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर हमें cos थीटा इक्वल टू G/Y से नहीं जाना, R/Z से जाना है, तो फिर इम्पिडेंस भी आप इसके बीच का निकाल के और R/Z से भी जा सकते हो, वहां से भी सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो आप चाहे कहीं से भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी आपको सेम ही चीजें मिलेगी। आप चाहोगे सर वोल्टेज है यहाँ पे, करंट पता लगा ले हम, फिर एंगल पता लगा ले, तो उस तरीके से भी जा सकते हो, जैसे श्रद्धा भक्ति, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स है, नेटवर्क पढ़ा है, मशीन पढ़ा है, तो मैं इस क्वेश्चन को प्योरली मशीन का भी नहीं बोलूंगा और प्योरली नेटवर्क का भी नहीं बोलूंगा। नेटवर्क का थोड़ा बहुत नॉलेज लगेगा, बट ये ओपन सर्क्यूट टेस्ट का, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस तरीके से सर्क्यूट नहीं बनाया तो फिर तो नहीं बनेगा, और ओपन सर्क्यूट का नॉलेज होगा तभी, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए ना। अगर यही नहीं पता होगा तो फिर कैसे ड्रॉ करोगे इंडक्टेंस, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक एक चीज जो मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन के कोर्स जी सेंटर पे जो अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, उसमें जो एक एक चीज पढ़ाई है बहुत खास पढ़ाई है, सारा बस आपको, और मेरे जो लेक्चर्स है ना उसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो एट दिस नोट बस एक ही क्वेश्चन, एकलौता क्वेश्चन आया था, तो एट दिस नोट हमारा OCSC टेस्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पर यूनिट सिस्टम एंड वोल्टेज रेगुलेशंस देखेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे रिसेंट ट्रेंड सीरीज में, ठीक है। तो अपने जूनियर सीनियर जितने भी जान पहचान के लोग हैं जिनको इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना है तो डेमो दिखाइए, उनको यूट्यूब पे अवेलेबल है, पसंद आए तो परचेस करना, बाकी कोई फोर्स नहीं है, परचेस करो ही करो, ठीक है। सीखना हो, हमने बहुत शिद्दत से बनाया है कोर्स, पढ़ना हो तो आ जाइए, नहीं पढ़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ स्टडी से भी चीजें हो सकती है, बट एक सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।